हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है और उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। बहुत पहले से अल्लाह ने शिफ़ा दी है उन्हें और अल्लाह पाक उन्हें इसी तरह से ही सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो आज मैं तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद कुकिंग कर रही हूँ। घर में मेरे पास आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जो हम लोग आटा गूँध के रखते हैं वो बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि उन्हें इस जो कप होल्डर आप देख रहे हैं, जो कप रैक मैं आपको शो कर रही हूँ, वो इस रैक को क्लोज़ देखना चाह रही थी और किस तरह से मैंने इसको इंस्टॉल किया है उसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरे पास ये 2 रैक हैं इस तरह से और ये मैंने पाकिस्तान से परचेज़ किए थे। मेरे अब्बू हैं, उन्होंने मुझे दिए थे ये गिफ्ट में, क्योंकि मेरी अम्मी के किचन में ये इस तरह से ना कप हैंग हुए थे जो मुझे बहुत पसंद आए थे। तो अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं तो इस तरह से तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी किसी भी स्टोर से और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हैंडी चीज़ है। और अगर आपके पास किचन में कम स्पेस है तो फिर तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगी। और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ईज़ी है। सिर्फ़ 3 स्क्रूज़ होते हैं जो आपको कैबिनेट के जो नीचे का हिस्सा होता है, आप अंडर द कैबिनेट इसको स्क्रूज़ की हेल्प से लगा सकते हैं और फिर इसमें आप अपनी चॉइस के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से कप्स को हैंग कर सकते हैं। तो जी, तकरीबन आज 3 दिन के बाद थोड़ा-सा हम लोग को रिलीफ़ मिला है, क्योंकि अम्मी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हुई है। तो 3 दिन के बाद मैं यहाँ पे किचन में कुकिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आटा गूँध के रखा, क्योंकि आटा जैसे मैंने कहा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मेरे पास कभी ऐसा नहीं होता कि घर में गूँधा हुआ आटा ना हो, क्योंकि जब आटा गूँधा हुआ होता है तो आप जल्दी से पराठे के साथ अंडा खा सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं और कोई सालन भी अगर लेफ़्ट ओवर हो तो भी आप रोटी बना के या पराठा बना के और एक वक्त का आप खाना कर सकते हैं। तो जनाब ये देखें, तो आज सुबह ही ये सीन हुआ। मैं आटा गूँध के मैंने फ्रिज में रखा ही था और मेरे पूरे किचन में इस तरह से स्मोक ही स्मोक थी, धुआं ही धुआं था। और सिर्फ़ एक छोटी सी गलती की वजह से अल्लाह पाक ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। और छोटी सी गलती ये थी कि हम नॉर्मली अपने घरों में टोस्टर यूज़ करते हैं ब्रेड को टोस्ट करने के लिए, लेकिन हर थोड़े टाइम के बाद उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ब्रेड के जो क्रम्स होते हैं, ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं, वो टोस्टर में समटाइम्स अटक जाते हैं, समटाइम रह जाते हैं। तो मैंने भी यही किया, आटा गूँध के रखा और मेरे हस्बैंड का बिल्कुल मूड नहीं था पराठे के साथ कुछ खाने के लिए। उन्होंने मुझसे सिंपली कहा कि बस मुझे ब्रेड टोस्ट करके दे दो। और जब मैंने टोस्टर में ब्रेड को डाला तो उसमें से एकदम से बहुत ज़्यादा स्मोक निकलने लगी और पूरे किचन में इतना ज़्यादा धुआं हुआ। और फ़ौरन ही मैंने टोस्टर को अनप्लग किया, ब्रेड का स्लाइस निकाला और मैंने फ़ौरन उसको सिंक में डाला, पानी डाल के उसको मैंने पूरा कूल डाउन किया। तो ज़रूरत की चीज़ें तो होती हैं हमारे घरों में और हम इन्हें यूज़ भी करते हैं, लेकिन समटाइम्स ये छोटी-छोटी सी चीज़ें बहुत बड़ी जो है परेशानी का बाइस भी बन जाती हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, अगर आप लोग भी टोस्टर यूज़ करते हैं तो हर थोड़े टाइम के बाद एटलीस्ट मंथ में 1 दफ़ा उसको क्लीन ज़रूर किया कीजिए। मैं आपको दिखाऊँगी, अभी मैं जल्दी में थी क्योंकि मुझे अम्मी के पास जाना था, हॉस्पिटल जाना था। तो मैंने फ़िलहाल तो टोस्टर को बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया और हस्बैंड को बस मैंने चाय ब्रेड दी थी और मैंने नाश्ते में 2 बॉयल एग्स ले लिए थे, वो मैंने चाय के साथ ले लिए थे, यही मेरा नाश्ता था। और बस जनाब, आजकल कुछ मेरी ख़ास रूटीन नहीं है, क्योंकि अम्मी की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो बस यही रूटीन थी लास्ट हमारे 4 दिन से ही, रोज़ाना सुबह बस घर से निकल जाना, जल्दी-जल्दी बस मैं बर्तन वगैरह धो के किचन को क्लीन करके मैं हॉस्पिटल चली जाती थी और अम्मी के पास ही मेरा पूरा टाइम और हस्बैंड का मेरा टाइम वहीं पे स्पेंड होता था। और यहाँ पर मैं आपको वही रास्ते की कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ जो मैंने ले लिए थे। जैसा-जैसा मुझे लगता था कि मैं जो चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ वो मैंने कैप्चर कर ली थी, ताकि मैं फ्यूचर व्लॉग्स में आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर हम लोग रास्ते में ही थे और लास्ट 4 डेज़ से बस यही रूटीन थी, घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर जाना। तो बस अभी मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ। और फिर यहाँ पे जब मैं घर पे आई थी तो अयान भी जिम से आ गया था, क्योंकि बच्चों की आजकल स्कूल की छुट्टियाँ हैं। तो दोनों बच्चे भी हमारे साथ इसी तरह
से घर में और हॉस्पिटल में साथ-साथ ही थे। लेकिन अभी अयान जो है वो जिम से आया था तो उसको भूख लग रही थी, तो मैं उसके लिए लंच में बना रही थी ग्रिल्ड चिकन। तो अयान के लिए मैं चिकन इस तरह से मैरिनेट करके रखती हूँ, बहुत कम स्पाइसेस के साथ। समटाइम्स मैं योगर्ट ऐड कर देती हूँ और समटाइम्स मैं मेयोनीज़ भी ऐड करती हूँ। मेयोनीज़ ऐड करने से चिकन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट रहती है और टेंडर भी बनती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। सबसे बेस्ट जो कुकवेयर है वो है स्टेनलेस स्टील का कुकवेयर, और बहुत ज़्यादा सेफ़ है इसमें खाना बनाना। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ़ इसको इसलिए यूज़ नहीं करते कि इसमें खाना स्टिक हो जाता है, खाना इसमें बर्न हो जाता है और इसको क्लीन करना भी आसान नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टील के बर्तनों को सही टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे और लो फ्लेम पे यूज़ करेंगे और सही टेम्परेचर पे अगर आपने खाना बनाया होगा, तो आपके जो खाना है वो इसमें बिल्कुल भी बर्न नहीं होगा, स्टिक नहीं होगा और इसको वॉश करना भी बहुत आसान होगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसी पैन में मैंने अयान के लिए चिकन को ग्रिल किया था, जिसमें मैंने बहुत ही कम ऑयल डाला था। उसके बावजूद भी जो चिकन है वो बिल्कुल भी इसमें स्टक नहीं हुआ है, और आपके सामने ही मैंने उसको चिकन को प्लेट में सर्व किया था। हाँ, जो आपका जो पैन होगा तो उसमें थोड़े बहुत जो हैं वो निशान रह जाएँगे। आई मीन जो फूड के जो पार्टिकल होते हैं वो ज़रूर रह जाएगा, लेकिन उसको वॉश करना बहुत आसान होता है। कुछ भी नहीं करना है आपको। उसमें आप 1 कप या 2 कप पानी डाल के उसी पैन में, सॉस पैन में, या जो भी आपका स्टील का बर्तन है, आप उसको एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप सिर्फ रेगुलर स्पंज से, स्कॉच ब्राइट से, या जो मेटल का स्क्रबर मैंने यूज़ किया था उससे भी आप अपने पैन को वॉश करेंगे तो आपका जो पैन है, जो सॉस पैन होगा, बिल्कुल क्लीन रहेगा। उसमें कोई आपके जो स्क्रैचेज़ हैं वो नहीं होंगे और आपका खाना भी उसमें बिल्कुल भी स्टक नहीं होगा। तो सबसे सेफ़ कुकिंग है स्टील के बर्तनों में कुक करना। तो जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं हॉस्टल में काफ़ी बिज़ी थी, उसकी वजह से घर के कामों में मैं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे सकी। तो स्टोव भी इतना गंदा हो रहा था, और फिर मुझे आज कुकिंग भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि टोस्टर को क्लीन करने से पहले मैं पहले चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, ताकि फिर मैं आसानी से कुकिंग भी कर लूँ। क्योंकि अगर मेरे किचन में बर्तन हों या अगर मेरा चूल्हा साफ़ ना हो, स्टोव गंदा हो, तो फिर मुझसे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने जो है स्टोव उसको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपका चूल्हा या आपका स्टोव कितना ही गंदा क्यों ना हो, उसको क्लीन करने के लिए सबसे ईज़ी और बेस्ट टिप ये है कि आप रेगुलर डिश वॉशिंग, जिससे आप बर्तन धोते हैं, वो ले लीजिए, और एक सेपरेट जो स्टील का जो स्क्रबर होता है वो रख लीजिए। ग्लव्स लाज़मी पहना है, और आप मुझे देखें, मैं इतनी जल्दबाज़ी में थी कि मैंने सिर्फ़ एक ही हाथ में ग्लव पहना है और दूसरे वाले हाथ में मैं ग्लव्स को पहनना ही भूल गई। क्योंकि यहाँ पर मैं सारा काम इतनी जल्दी-जल्दी कर रही थी। 3 दिन से मैंने घर में कोई भी काम नहीं किया था, और खाना भी बस जो फ्रिज में रखा था वही हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो जल्दबाज़ी में मैंने सिर्फ़ अपने एक ही हाथ में ग्लव पहना है और दूसरे वाले हाथ को मैं इसी तरह से ही यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर जो मैं काम में हाथ यूज़ करती हूँ वो ज़ाहिर है मैं राइट हैंड यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैंने राइट हैंड में ही ग्लव पहन लिया था। आप लोग भी इस तरह के काम करते हैं, जो हैवी क्लीनिंग करते हैं, तो ग्लव्स हाथों में लाज़मी पहना कीजिए, क्योंकि हम इतना रफली काम कर रहे होते हैं। तो ख़ासकर जब हम लोग स्क्रबर यूज़ करते हैं मेटल वाला, उससे जो हमारे हाथ हैं वो काफ़ी ना रफ़ हो जाते हैं। तो मैं जब भी इस तरह की हैवी क्लीनिंग करती हूँ तो मैं लाज़मी मेक श्योर करती हूँ कि मैं हाथों में ग्लव ज़रूर पहनूँ, और फिर काम ख़त्म करने के बाद मैं अच्छी तरह से हैंड वॉश करती हूँ, और फिर हाथों पे वैसलीन भी ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो अगर आपका चूल्हा कितना भी गंदा हो, उसके लिए सबसे जो ईज़ी और सिंपल टिप है वो यही है, और स्क्रब लें, डिश वॉशिंग सोप लें, आप उसको अच्छी तरह से स्क्रब करें। उसके बाद फिर उसको वाइप ऑफ कर लीजिए किसी भी किचन टॉवल से, और किचन टॉवल हो या फिर वाइप्स हो, उससे आपका जो चूल्हा है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मैं अपने चूल्हे को इसी तरह से डीप क्लीन करती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ टोस्टर, और नॉर्मली मैं अपने टोस्टर को एटलीस्ट मंथ में एक दफ़ा इसी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि जब हम ब्रेड को टोस्टर में डालते हैं तो अक्सर जो ब्रेड के जो पीसेस होते हैं, जो क्रम्स होते हैं, वो इस तरह से ब्रेड के जो स्लाइसेस होते हैं समटाइम्स वो भी स्टक हो जाते हैं टोस्टर में। तो बहुत ईज़ी तरीका है इसको क्लीन करने का। आप किचन टॉवल ले लें, और मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो किचन टॉवल यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा थिक हो, और उसको सिर्फ आप वेट कर लें रेगुलर पानी से, और उसी की हेल्प से आप इस तरह से जितना हो सके आप इसके जो मेटल्स हैं उसको क्लीन कर लें, वाइप कर लीजिए अच्छी तरह से। और मेक श्योर कीजिए, ख़ास ख्याल रखें कि ये काम करने से पहले आपको टोस्टर को अनप्लग करना है। आपने देखा होगा जो स्विच है वो ऑफ़ है, और मैंने पूरा जो वायर है उसको अनप्लग किया हुआ था। और इसको क्लीन करने के बाद भी आपको उस दिन जो है टोस्टर को
यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ज़ाहिर है टोस्टर के अंदर की जो वायरिंग होगी वो गीली होगी। अगर उसमें पानी होगा तो खुदा ना खास्ता शॉर्ट सर्किट होने के भी चांसेस हैं। तो इस दिन जब मैंने टोस्टर को क्लीन किया था, उस दिन मैंने टोस्टर को बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। उसके नेक्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था टोस्टर को। यहाँ पर देखिए मैं आपको सॉस पैन शो कर रही हूँ। सिर्फ मैंने उसको हल्का सा मेटल से क्लीन किया था और जो पैन है बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है, कोई स्क्रैच नहीं है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जल्दी से क्विक सी कौरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ मटन का कौरमा। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया था, उसमें मैंने अनियन डाली है और उसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। आधी अनियन मैंने बाहर निकाल ली थी, तली हुई प्याज, और जो आधी जो फ्राइड अनियन है वो मैंने कुकर में ही रहने दी थी। उसके बाद आप इसमें मीट ऐड कर दीजिए और मीट को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। जब तक यहाँ पे मीट मेरा फ्राई हो रहा था, यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, आलमंड्स लिए हैं और मैं इन्हें इमाम दस्ते में इस तरह से क्रश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो ये पूरा प्रोसेस आप किसी भी हैंड ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। तो जब अच्छी तरह से आपके जो बादाम है वो क्रश हो जाएंगे, बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाएगा, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, अराउंड 3 टीस्पून के बराबर। जब तक यहाँ पे हमारा मीट फ्राई हो रहा है, उसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। अच्छा, समटाइम्स जब मैं कौरमा बनाती हूँ तो उसमें मैं ये भी करती हूँ कि अलग से सेपरेटली जो अदरक होती है, जिंजर, उसको भी मैं इमाम दस्ते में कूट के फिर मैं कौरमे में डालती हूँ, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने वो नहीं डाली। मैंने सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें शान का कौरमा मसाला डाला है और हल्दी डाली है, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा घर का मैंने गरम मसाला जो साबुत होता है, जिसमें एक लौंग थी और 1-2 काली मिर्चें थी और सब्ज़ इलायची, जिसे हम छोटी इलायची भी कहते हैं, मैंने वो डाली थी। और जो बादाम का हमने पेस्ट बना के रखा था वो मैंने ऐड किया है और इस सारे मसाले को हम अच्छे तरह से भूनेंगे। अगर आप चाहें तो मसाला भूनते हुए 1-2 खाने के चमचे पानी भी डाल सकते हैं, मुझे इस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अच्छी तरह से मसाला भूनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे योगर्ट ऐड किया है, दही मैंने डाला था, दही डालने के बाद भी आप इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और फिर जो हमने आधी जो प्याज हमने फ्राई करके निकाली थी, उसको मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया था और उस तली हुई प्याज में मैंने 2 इलायची और 1 लौंग और 2 मैंने काली मिर्ची भी डाली थी। इसको आप अच्छी तरह से उसको कूट लीजिए, क्रश कर लीजिए और फिर मैंने इसको कौरमे में डाला था और उसको अच्छी तरह से भूना है। और फिर अब यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर बंद करने वाली हूँ। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। और जब मैंने प्रेशर कुकर खोला तो देखें इस तरह से कौरमा बिल्कुल रेडी था। और ऑयल आपको शुरू में लगता है कि कम है, लेकिन जब पूरा कौरमा तैयार हो जाता है आप उसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखिएगा और फिर आप देखेंगे जितना भी ऑयल होता है वो सारा जो है वो सरफेस पे आ जाता है। कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया था और हमने कौरमे को एंजॉय किया इस तरह से फ्रोज़न नान के साथ। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और नए व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।